स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान प्लस पर। विश्व का भूगोल। जी हाँ, आज से हम विश्व का भूगोल शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले कई वीडियोज में हमने भारत के भूगोल किए थे, लगभग जितनी चीज़ें थी वो कवरअप हो गई थी। एक दो चीज़ें हमने सोचा था कि उसको हम विश्व के भूगोल से जोड़ के चीज़ों को रिलेट कर देंगे, इसलिए हमने उसको अभी नहीं किया है। हम एट लास्ट में कर देंगे, उसको आपको करा देंगे, जो कि इम्पोर्टेंट उतना नहीं है परीक्षा के दृष्टि से, वही हमने छोड़ा है। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं विश्व के भूगोल में, हम एक टॉपिक वाइज टॉपिक लेकर चलेंगे और पूरा लास्ट तक आपको हम कवर अप कराएंगे। विश्व के भूगोल में आपको 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। विश्व के भूगोल में का जो समय पीरियड है, जो पृथ्वी की उत्पत्ति है, विभिन्न पर्वतों की उत्पत्ति है, पर्वत श्रेणियाँ जो हैं, तो उन सब की उत्पत्ति तथा कब विभाजन हुआ पृथ्वी का। आप सभी को पता है कि पृथ्वी के जो स्थल खंड थे और जो जल खंड थे वो पहले एक ही थे, मतलब स्थल खंड एक जगह पूरे थे और जल खंड पूरे उसके चारों तरफ फैला था। लेकिन समय के साथ ही इसमें परिवर्तन आया और जल खंड स्थल खंड अलग अलग पार्टों में विभाजित हो गए। आज जो आप वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति से ही नहीं है, इसमें काफ़ी बदलाव आए हैं। उन बदलावों को भी हम देखेंगे। इन सब का कालखंड के लिए हमने आपको एक वीडियो पहले ही दे दी है, जो है युगों का, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। उसको हमने थोड़ा सा अच्छे से करने की कोशिश की थी, वहाँ पे हमने काफ़ी ट्रिक के माध्यम से ये चीज़ों को किया है, तो आप उसको देख लेंगे तो आगे हम जो नाम लेंगे, शक का लेंगे, पीरियड्स का लेंगे, तो महाकल्प का लेंगे, वो चीज़ें आपको आसानी से समझ आएंगी, यानी कि आसानी से आप उसे कोरिलेट कर पाएंगे। तो चलिए हम भारत विश्व का भूगोल में देखते हैं। सबसे पहले विश्व का भूगोल में कितने भागों में विश्व का भूगोल का हम अध्ययन करेंगे, ये सबसे ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि विश्व का भूगोल का सिलेबस काफ़ी लंबा है। भारत के भूगोल के अपेक्षा आप मान सकते हैं कि 3 गुना से कम सिलेबस नहीं है, विश्व का भूगोल ज़्यादा है। और ज़्यादातर प्रश्न जब भूगोल से बनते हैं तो विश्व के भूगोल से बनते हैं। अगर किसी परीक्षा में 10 प्रश्न हैं तो 10 में से कम 6 प्रश्न विश्व भूगोल से बनेंगे। रिमेनिंग 4 प्रश्न जो होंगे वो आपके इंडियन ज्योग्राफी से बनेंगे। तो चलिए देख लेते हैं विश्व के भूगोल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो विश्व के भूगोल को अगर हम देख लें तो मुख्य रूप से तो 2 भागों में विभाजित किया गया था, भौतिक विभाजन तथा भौतिक विभाजन का मतलब विश्व का जो है एक मानव भूगोल के रूप में आप विभाजित करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको कितने भागों में हम देखेंगे। देखिए, एक तो हो जाएगा हमारा भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी ये हम देखेंगे। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल के बाद आपका जियोग्राफी जो मेन सेक्शन है, हम किन किन पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। एक हो जाएगा मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। देखिए भौतिक भूगोल में क्या होगा ये चीज़ आपको अभी हम समझा देते हैं। भौतिक भूगोल में जो चीज़ें पृथ्वी से रिलेट हैं, पृथ्वी से रिलेट मानव भूगोल भी है, लेकिन जो पृथ्वी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जो जैसे कि आपका भौतिक भूगोल में भौतिक चीज़ें हो जाएंगी, जैसे कि क्या हो जाएगा आपका जलमंडल हो जाएगा, स्थल मंडल हो जाएगा, इन सब सारी चीज़ों का जो हम अध्ययन करेंगे, वायुमंडल हो जाएगा, ये सब भौतिक भूगोल में करेंगे। और मानव में मानव से रिलेटेड चीज़ें करेंगे, जैसे जलवायु मानव को प्रभावित करती है, जो मानवीय जो बस्ती हो गई, मानवीय जो जनसंख्या हो गई, ये सारी चीज़ों को हम मानव भूगोल में डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा भौतिक भूगोल के अलावा हम एक चीज़ और इसको बांट सकते हैं, आर्थिक भूगोल में भी हम इसको बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम भौतिक भूगोल करेंगे, आर्थिक भूगोल। तो इन 3 सेगमेंट्स में हम पूरा जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी डिस्कस करेंगे, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल। तो चलिए हम तीनों देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ये चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से हमारा बेस होगा और यहीं से हम आगे बढ़ेंगे एक एक कदम से होते हुए। तो चलिए देखिए, भौतिक भूगोल में सबसे पहले हम जो बात करेंगे स्थल मंडल की बात करेंगे। स्थल मंडल, सबसे पहले हम स्थल मंडल की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, जल मंडल की। स्थल मंडल, जल मंडल, और जो इसके बाद हमारा जो तीसरा सेक्शन जो भौतिक भूगोल में होगा वायुमंडल होगा।
अब जैसे स्थल मंडल की हम बात जब करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे जितने 7 महाद्वीप हैं आपके, उन सभी की हम बात डिस्कस डिटेल्स में करेंगे स्थल मंडल्स की। उसमें जो उच्चावच हैं, जो स्थल में उच्चावच हैं, चाहे वो पहाड़ हो गए, चाहे वो गर्त हो गए, इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। जलमंडल में हम चाहे आपके वो समुद्र हो गए, महासागर हो गए, चाहे सागर हो गए, चाहे झीलें हो गई, चाहे नदियाँ हो गई, ये सारी चीज़ों को हम जलमंडल में आपको डिस्कस करेंगे। वायुमंडल में आप सभी को पता है ऊपर जो चीज़ें हैं, ओजोन मंडल है, क्षोभ मंडल है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा विभिन्न गैसों की बात करेंगे। तथा देखिए मानव का जीवन जो है वायु पे ही निर्भर है। ये तीनों जरूरी हैं, जल वायु और स्थल, ये तीनों जरूरी है। लेकिन जो वायु है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है मानव के जीवन में, जो कि सबसे कम समय में अगर वायु ना हो तो मानव सबसे जल्दी मर जाएगा। तो ये चीज़ हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। अगर हम बात करते हैं आर्थिक भूगोल की बात करेंगे तो आर्थिक भूगोल में हम बात करेंगे सबसे पहले कृषि की, एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर पे पूरा संपूर्ण जगत निर्भर है, आप सभी को पता है। उसके बाद हम बात करेंगे खनिज की। तो 2 चीज़ें हमारी हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, खनिज हो गया, वो मिनरल्स जिसे आप कह सकते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं उद्योग की। तो इन चीज़ों की, और चौथा हो जाएगा हमारा परिवहन तंत्र की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? परिवहन तंत्र की। तो यहाँ पे आप सभी के सामने देखने को मिल जाएगा कि किन चीज़ों को हम कहाँ पे करेंगे, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब मानव का भूगोल एट लास्ट में हम देखेंगे, तो मानव भूगोल में हम देखेंगे प्रजातियों को हम डिस्कस करेंगे। प्रजातियाँ, दूसरा हमारा हो जाएगा प्रजातियों के बाद अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या वितरण, प्रजातियां, रेसेस। थर्ड यहाँ पे हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण हमारा हो जाएगा प्रवासन, और चौथा जो हमारा महत्वपूर्ण हो जाएगा ग्रामीण तथा शहरी अर्थव्यवस्था। तो इस पूरे ये जो विश्व का भूगोल है हमारा इन्हीं जो मुख्य बिंदुओं पे टिकेगा और इन्हीं बिंदुओं पे हम आगे डिस्कस करते हुए बढ़ेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे हम अब चलने जा रहे हैं जियोग्राफी क्या होती है इसको हम डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा जो जियोग्राफी के फादर्स जो भी हैं ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं आप सभी के सामने। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको हम अब रफ करते हैं और आगे हम बढ़ेंगे। जियोग्राफी की उत्पत्ति से संबंधित हम जब चर्चा करेंगे यहाँ पे, तो अब हम जियोग्राफी की जो उत्पत्ति है उसकी चर्चा यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो जियोग्राफी किन शब्दों से बना है ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लेता है। आखिर पृथ्वी का आकार कैसा है ये भी चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। तो हम देख लेते हैं भूगोल। भूगोल जिसे आप इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी किन 2 शब्दों से मिलके बना है ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जियोग्राफी जो है, यहाँ पे जियोग्राफी है ये जियो मोबाइल फ़ोन वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, ये GEO होगा, जियोग्राफिक। यहाँ पे क्या हो जाए ग्राफिक, तो ये ग्राफी होगा आपका, ग्राफिक नहीं। तो जियोग्राफी इन 2 शब्दों से मिलके बना है। अब ये जियोग्राफी की अगर हम बात करते हैं, ये आपका लैटिन भाषा है। जो जियोग्राफी है ये आपका लैटिन भाषा है। तो आपको यहाँ पे ये कौन सी भाषा कभी कभी पूछ लेता है किस भाषा से बना है, तो ये लैटिन भाषा परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है कि जियोग्राफी किस शब्द से बना है, तो आपका ये लैटिन भाषा के जियोग्राफी से बना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम बात करते हैं तो जियो का अर्थ क्या होगा ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी।
क्या होता है? पृथ्वी। यहाँ पे, और यहाँ पे ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना। देखिए, अब हमने आपको यहाँ पे चीज़ें संक्षिप्त रूप से दे दी हैं। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना। आप सिंपल सा आप समझ गए होंगे कि जियोग्राफी मीन्स क्या होगा। जियोग्राफी मीन्स होता है कि जो पृथ्वी है उसका वर्णन करना। पृथ्वी में चाहे आपकी सजीव हो, निर्जीव हो, जो भी, चाहे स्थलमंडल हो, जलमंडल हो, वायुमंडल, इन सब का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाता है, यानी कि भूगोल कहलाता है। तो ये आपका संपूर्ण हो गए, यानी कि पृथ्वी की व्याख्या करना ही क्या हो गया? आपकी जियोग्राफी हो गई। पृथ्वी की व्याख्या ही भूगोल है। अब जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ये भी परीक्षा में पूछ लेता है। तो जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है, सर्वप्रथम प्रयोग, ये सारी चीज़ें हैं परीक्षा में पूछने वाली चीज़ें हैं, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। आपको इसको याद भी रखना है, यहाँ से भूलने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। जितना हम चीज़ें यहाँ से बताएंगे, इरोटोस्थनीज, तो इसमें आपका भूगोल यानी कि जियोग्राफी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। और फादर ऑफ जियोग्राफी कौन कहलाते हैं? तो ये चीज़ आपको ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है कि फादर ऑफ जियोग्राफी बताइए। तो फादर ऑफ जियोग्राफी जो है हिकेटियस थे। कौन थे? हिकेटियस। तो यहाँ पे हम आपको बताए दे रहे हैं, फादर ऑफ जियोग्राफी यानी कि भूगोल के पितामह। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पितामह। हिकेटियस, हिकेटियस। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इतिहास के पिता जो है हेरोडोटस हैं और ये भी हिकेटियस हैं। तो ये दोनों लगभग नाम थोड़ा सा मिलते जुलते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फादर ऑफ जियोग्राफी, तो ये चीज़ आपका हिकेटियस, इसके पितामह कौन थे? हिकेटियस थे। और यहाँ पे सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इन्होंने इरेटोस्थनीज ने किया था। तो ये हो गया। देखिए, अब यहाँ पे आपको चीज़ें जाननी जरूरी है, क्योंकि यहाँ से हमने, देखिए, भूगोल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमने ये जान लिया है। इससे आपको चीज़ों को करना है और इसे देखना है। अब जो भूगोल के लिए जो दो प्रमुख कॉन्सेप्ट हैं, जो भूगोल पे पूरा कॉन्सेप्ट निर्धारित है, यानी कि जो मानव भूगोल है और भौतिक भूगोल है, ये जो प्रकृति है और मानव है, इन दोनों पे दो मत हैं। दोनों में क्या है? एक संभववाद है और दूसरा प्रकृतिवाद है। संभववाद में क्या है, प्रकृतिवाद में क्या है, इसको हम अध्ययन अब चलिए करते हैं। इसको आपने उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया है तो इसको आप बैक में जाके आप इसको नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न हैं वो काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्या देखेंगे? मनुष्य व पर्यावरण के संबंध में विचारधाराएं, के संबंध में विचारधारा। तो यहाँ पे मनुष्य व पर्यावरण के संबंध में दो विचारधाराएं हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। एक संभववाद है, एक नियतिवाद है। पहला कौन सा है? संभववाद है। दूसरा क्या है? नियतिवाद है। इसी नियतिवाद को
आप प्रकृतिवाद कह सकते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट कुछ प्रकृति पे ही डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? देखिए, संभववाद। तो यहाँ पे अब संभववाद में क्या है? संभववाद में क्या है? प्रकृति में सब कुछ मानव के अनुसार होता है और मानव प्रकृति को अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकता है। संभावना क्या होती है? मानव ये कहता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, यानी कि जहाँ संभावना है वहाँ पे राह है। इसी संभावना से आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि जहाँ पे चाह है वहाँ पे राह है, यानी कि जहाँ पे संभावना है वहाँ पे मनुष्य कुछ भी कर सकता है। ठीक सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे है। संभववाद में क्या कहा गया है कि मानव जो है वो प्रकृति को अपने प्रयोग के हिसाब से बदल सकता है, यानी कि उसको ढाल सकता है। क्लियर हो गया आपका संभववाद। नियतिवाद, नियति हमने कहते हैं कि नियति में जो लिखा है वही होगा, यानी कि जो पहले से लिखा है वही होगा, यानी कि प्रकृति को मानव अपने हिसाब से नहीं बदल सकता है, मानव को प्रकृति के हिसाब से ढलना होगा, यानी कि सब कुछ पहले से सर्वनिश्चित है, उसमें मानव अपने से कुछ हेर फेर नहीं कर सकता है। दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आपको याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछ सकता है। तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है? मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है। देखिए, पहला संभववाद हो गया मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है। नियतिवाद में क्या है? मनुष्य जो है क्या है? मनुष्य के समस्त कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। ये आपका हो गया, यानी कि संभववाद क्या है? कॉन्सेप्ट परीक्षा में पूछ लेता है कि संभववाद का कॉन्सेप्ट क्या है? संभावना से आप जोड़ लीजिए, मनुष्य जहाँ संभावना रहती है वहाँ कुछ भी कर सकता है। मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है। नियतिवाद, मनुष्य को समस्त का पर्यावरण, यानी कि जो हमारी डेंसिटी है उसी के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है कि चीज़ों को क्लियर हो रही होंगी। यहाँ से आपको क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये भूगोल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी तो आगे काफ़ी चीज़ें आपको सरल हो जाएंगी। तो ये आपका हो गया, ये दो कॉन्सेप्ट है। देखिए, भूगोल में क्या चीज़ें हैं कि मनुष्य को कुछ भी ज्ञात नहीं है। आप वास्तव में कह लीजिए जितना पर्यावरण है हमारा, उसमें कुछ भी नहीं ज्ञात है। हम लोग क्या करते हैं? उम्मीद करते हैं, प्रयोग करते हैं, कुछ प्रयोग सफल होते हैं, यानी कि लाखों प्रयोग करते हैं, तब जाके उसमें से 1000, 2000 या 40, 50, 100 प्रयोग हमारे सफल होते हैं। तो इसका साफ साफ मतलब है कि मनुष्य भले अपनी वैज्ञानिक अपनी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए दूसरे साधन खोज लेता है, लेकिन वो एक लिमिट तक। अगर आप देखते हैं कि मनुष्य जब पानी को, बाढ़ को रोकने के लिए बांध बनाता है, तो बांध बना लेता है, लेकिन मनुष्य ये नहीं जानता है कि उसका जो तत्कालिक प्रभाव तो उसको फ़ायदा दिखता है, लेकिन भविष्य में क्या हो सकता है। मनुष्य ने बांध बना दिया, वहाँ पे भूकंप आया, बांध पूरी तरह से टूट गया, यानी कि जो बाढ़ से एक नॉर्मल जो हिस्सा क्या होता था, प्रभावित होता था, अब क्या हो गया कि पूरा का पूरा जो मानव बस्ती है या मानव शहर है, वो अगर बांध भूकंप से टूटा या ज्वालामुखी प्रक्रिया से कुछ उसमें विभक्त हुआ, तो वो पूरा का पूरा हमेशा के लिए वो संसार को नष्ट कर सकता है। इसलिए मनुष्य सीमित है, अपने सीमित साधनों का प्रयोग करता है, उसमें वो सफल होता है और असफल भी होता है। इसलिए मनुष्य जब सफल होता है तो उम्मीदें बढ़ती हैं, और असफल जब होता है तो उम्मीदें टूटती हैं। तो ये चीज़ है, लेकिन मनुष्य कभी असफल होने पे प्रयोग करना नहीं छोड़ता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे है कि मनुष्य अपनी कोशिश में हमेशा लगा रहता है।
अब हम आगे बात करते हैं विश्व का जो मानचित्रण से संबंधित है। एक दो चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सर्वप्रथम जो मानचित्रण किसने किया था, भारत को मानचित्र पे सर्वप्रथम किसने दर्शाया था। हमने हालांकि भारत के भूगोल पे कर लिया है, लेकिन एक बार अभी हम फिर से कर लेंगे तो आपके लिए रिवीजन के लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, आप उसको आसानी से देख पाएंगे या कर पाएंगे। तो विश्व के नक्शे का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था, तो सर्वप्रथम जो है, सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र एनेक्जी मेंडर ने बनाया। विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र जो है एनेक्जी मेंडर ने बनाया है। याद कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, पूछ सकता है कभी भी कि सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र जो है किसने बनाया, तो आपको याद रखना है किसने बनाया है, एनेक्जी मेंडर ने बनाया है। अब देखिए मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, तो मानव भूगोल का जनक जो है फ्रेडरिक रेडजेल हैं, यानी कि मानव भूगोल के जनक कौन है। तो यहाँ पे अगर प्रश्न पूछ सकता है कभी भी, तो यहाँ पे आपको याद रखना है फ्रेडरिक रेडजेल, यानी कि मानव भूगोल के जो जनक थे वो फ्रेडरिक रेडजेल थे। याद रखिएगा, परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है। अब हम याद करते हैं, भारत को मानचित्र पे दर्शाने की बात की जाए तो भारत का जो सर्वप्रथम मानचित्र था वो एनाविले ने बनाया था। भारत का सर्वप्रथम मानचित्र एनाविले ने बनाया था। हालांकि तत्कालीन भारत के मानचित्र में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये तीनों शामिल होते थे। सर्वप्रथम भारत का मानचित्र एनाविले ने बनाया था। विश्व के नक्शे पे भारत को जो है सर्वप्रथम टालमी ने दर्शाया था। तो याद रखिएगा, विश्व तो विश्व के मानचित्र पे भारत को सर्वप्रथम टॉलमी ने दर्शाया था। तो ये आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। अब आप सभी को पता है कि जो पृथ्वी पे बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं वो प्राकृतिक रेखाएं हैं, कुछ जो है प्राकृतिक रेखाएं कुछ भी नहीं है। आपको ध्यान रखना है, सारी जो रेखाएं हैं विश्व के भूगोल पे या नक्शे पे आप देखते हैं वो सारी सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक हैं। उनका प्रकृति से संबंध आप कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई भी रेखाएं आप पृथ्वी पे देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखाएं। अब चाहे हम लोग विभिन्न रेखाओं को अध्ययन, जैसे हमारी डेटम रेखा हो गई है, इसके अलावा कई अन्य रेखाएं हैं जहां से आज प्रश्न पूछता है कि ये रेखा किसको मिलाती है। तो चलिए कुछ हम महत्वपूर्ण रेखाएं देख लेते हैं जिससे कि हम आगे के चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं विश्व की, इसको आप नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में बनने वाले जो सारे प्रश्न हैं यहाँ पे हम करा रहे हैं। विश्व के भूगोल से बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हम यहाँ पे आप सभी के लिए दे रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन सी रेखा है। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं, एक रेखा है हमारी डेटम रेखा।
अब देखिए डेटम रेखा क्या होती है। डेटम रेखा वो होती है जो समुद्र के तल, यानी कि जो समुद्र है उसका तल, यानी कि ऊपर जो पानी का ऊपरी हिस्सा आप देखते हैं जो आपको दिखाई, यानी कि सपाट दिखाई देता है पानी का हिस्सा, वो समुद्र तल होता है। यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई या गहराई, यानी कि जो हम लोग अपने जो पृथ्वी यानी कि जो भारत है वहाँ से जो समुद्र का अगर आप मानेंगे तो कोई ऊंचाई, आप कहते हैं कि ये पर्वत 500 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 500 मीटर ऊंचा है, ये 1000 मीटर ऊंचा है, हिमालय 8800 और माउंट एवरेस्ट जो 8848 मीटर ऊंचा है। तो आखिर उसको आप नापते कहाँ से नापते हैं? क्या वो ज़मीन जहाँ से उस हिमालय की शुरुआत हुई है वहाँ से, या फिर आप कोई और जगह मानते हैं? वहाँ पे आप गड्ढा खोद दीजिए जहाँ से आप नाप रहे हैं और कह दीजिए कि 8848 नहीं, ये 8860-70 है, यानी जितना आप लंबा गड्ढा खोद। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम मापते हैं, जो किसी भी चीज़ की जो ऊंचाई या गहराई जो मापते हैं वो हम समुद्र तल से लेते हैं। भारत में समुद्र तल की ऊंचाई चेन्नई को लिया गया है जो मानक है, वहीं से हमारी ऊंचाई तथा गहराई का पता स्थल पे लगाते हैं। तो डेटम रेखा वो रेखा होती है जो समुद्र तल से गहराई तथा ऊंचाई को एक समान मिलाती है। जैसे आप मान लीजिए कि कहा जाता है कि गुजरात आप कोई अहमदाबाद मान लीजिए, अहमदाबाद मान लीजिए। अब इसी के आप लगभग सीधे आएंगे, जो आपका यहाँ से अगर हम बात करते हैं सीधे आप आएंगे तो मध्य प्रदेश के, चाहे सतना आप ले लीजिए, चाहे झारखंड का कोई शहर यहाँ पे ले लीजिए, झारखंड का शहर। अब ये तीनों मान लीजिए, आपको मानना है एग्जैक्टली, हम यहाँ पे नहीं कह रहे हैं, मान लीजिए कि ये तीनों शहर एक सीध में बसे हैं, एक सीध में बसे हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो अहमदाबाद है वो समुद्र तल से, यानी कि ये भाग ऊंचा हो, ये भाग नीचा हो, ठीक, ये हो सकता है, झारखंड हो सकता है, यानी कि तीनों में अंतर हो सकता है, लेकिन ये एक सीध में है। तो क्या हो सकता है, अब जो हमारी समुद्र तल से ऊंचाई नापने की रेखा होगी, अगर ये हमारी तीनों को जो मिलाती हुई रेखा है, अगर इन तीनों की ऊंचाई समुद्र तल के हिसाब से बराबर है, समुद्र तल मान लीजिए कि इतना है और ये तीनों जो है, ये जो सारे शहर है वो मान लीजिए कि समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचे हैं, ये तीनों शहर जब 500 मीटर ऊंचे होंगे तो ये समान रेखा जो एक रेखा, यानी कि 500 मीटर इसकी भी ऊंचाई है, 500 मीटर इसकी भी ऊंचाई है और 500 मीटर इसकी भी ऊंचाई है। तो ये जो रेखा होगी इन तीनों, ये पूरी जगह को मिलाती हुई, इसे ही कहते हैं आप डेटम रेखा। या समुद्र तल से गहराई पे मान लीजिए कि, यानी कि यहाँ पे कोई गड्ढा, ये 10 मीटर गहरा है, ये भी 10 मीटर गहरा है, 10 मीटर गहरा, तो इन तीनों स्थान को मिलाने वाली रेखा भी डेटम रेखा कहलाती है। यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई तथा जो गहराई है इसको एक समान जो मिलाने वाली रेखा है, यानी कि एक समान ऊंचाई या एक समान गहराई को मिलाने वाली रेखा है, डेटम रेखा कहलाती है। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए हम आगे इसको, हम परिभाषा आप नोट कर लीजिए। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई व गहराई, जिससे ऊंचाई व गहराई की माप होती है, ऊंचाई व गहराई की माप होती है, उसे ही डेटम रेखा कहते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, उम्मीद है कि आगे बढ़ते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई व गहराई को मिलाने वाली रेखा डेटम रेखा हो गई। क्लियर होगा। आगे अब हम बढ़ेंगे। अगली चीज़ हम जो देखेंगे, अगली रेखा आइसोथर्म है।
आइसोथर्म है। आइसोथर्म रेखा क्या होगी? ये जो है समान ताप को मिलाने वाली रेखा है, समान ताप को मिलाने वाली रेखा, समान ताप को मिलाने वाली रेखा। अब आपको समझ में आ गया होगा समान ताप का क्या मतलब है। समुद्र के किनारे मान लीजिए कि मुंबई है, आगे आप बढ़ेंगे गोवा है, आगे कोची है। इन तीनों का मान लीजिए कि किसी समय में एक निश्चित तापमान है, या इन तीनों का एवरेज टेम्परेचर जो है औसत तापमान बराबर रहता है। यानी कि समुद्र के किनारे जितने भी शहर होते हैं वो उनका औसत तापमान लगभग बराबर होता है। तो औसत तापमान इन तीनों का बराबर है, तो इन्हीं तीनों को ये जो रेखा मिलाएगी वो आइसोथर्म मिलाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर हो जाना चाहिए कि जो समान ताप वाले स्थल को मिलाने वाली रेखा जो है वो डेटम रेखा आइसोथर्म रेखा कहलाती है। अब ये आपका आइसोथर्म हो गया। अब एक और है आइसोसीस्मल। क्या है? आइसोसीस्मल। आइसोसीस्मल क्या करेगी आपको ध्यान रखना है। आइसोसीस्मल आपकी जो वो रेखा है जो भूकंपीय तीव्रता को मिलाने वाली रेखा है। क्या है? भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। अब आप सभी को पता है कि भूकंप की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो भूकंप से संबंधित दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। भूकंप एक तो उस फिक्स नहीं होता है, कब आएगा कहाँ आ जाएगा कुछ फिक्स नहीं होता है। दूसरा, भूकंप के जो भारत में है उनको 5 जोनों में बांटा गया है भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में। तो जो कोई मान लीजिए कि जोन 1 में या जोन 1 में किसी कई क्षेत्र यानी कि कई प्रदेश रखे गए हैं या कई क्षेत्र रखे गए हैं, उन सारे क्षेत्र जहाँ पे तीव्रता उम्मीद है कि इस तीव्रता का भूकंप आने की संभावना है, उन सबको मिलाने वाली रेखा जो है आइसोसीस्मल रेखा कहलाती है। याद रखना है आपको कि जो आइसोसीस्मल है वो भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। तो ये है आपको चीज़ें क्लियर करने के लिए है, यहाँ पे देख लीजिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, एक और दो चीज़ें और हैं। क्या हैं ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। आइसोबार क्या करती है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आइसोबार जो है, आइसोबार क्या होती है? समान दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोबार कहलाती है। किसी क्षेत्र में प्रेशर विभिन्न स्थानों पे एक है जो क्या कहलाते हैं? समान समदाब को मिलाने वाली रेखा। तो ये क्या हो गया हमारा? आइसोबार जो है समान समदाब को मिलाने वाली रेखा, यानी कि जहाँ पे दाब प्रेशर एक से हैं जिन स्थानों पे उनको मिलाने वाली रेखा जो है आइसोबार कहलाती है। अब एक और हमारी है आइसोराइम। आइसोराइम क्या है ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। आइसोराइम
आइसोराइन जो है पाला अब गिरता है, आप सभी को पता है, जो कि कृषि के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। तो जो समान, जो यहाँ पे पाला गिरने वाले जो समान स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोराइम कहलाती है। पाला गिरने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा तो ये हमारा हो गया है, इसको हम रफ करते हैं। कुछ और अभी चीज़ें हमें देखना है, इसको आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपको जी चीज़ें भी क्लियर हो रही होंगी। अब आगे हम बढ़ते हैं, एक और रेखा की बात करते हैं जो सममान रेखा है। सम समान रेखा क्या है? किसी विशेष अभिक्रिया वाले मिलाने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समान रेखा कहलाती है। चलिए देख लेते हैं कैसे हम इसको करते हैं, कैसे समझेंगे। किसी विशेष क्रिया या अभिक्रिया, किसी विशेष क्रिया या अभिक्रिया वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, सममान रेखा कहते हैं। जैसे कौन कौन सी रेखा हो जाएगी? जैसे समदाब रेखा, समलवण रेखा, और आगे समताप रेखा, समताप रेखा। यहाँ पे समताप रेखाओं के मूल्यों के उचित अंतराल को दर्शाने वाली रेखा। तो ये हो गया आपका सम्मान रेखा। सम्मान किसी विशेष क्षेत्र में अगर आपको नहीं पता है और सम्मान ऑप्शन में दे दिया है तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि किसी विशेष क्रिया या अभिक्रिया, जैसे आपका समदाब रेखा हो गया, समलवण रेखा हो गया, समताप रेखा, जो कि विभिन्न उचित अंतराल पे मिलाती है, उन सारी रेखाओं को सम्मान रेखा कहते हैं। एक और चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ों का अध्ययन यहाँ पे हम देख लेते हैं। एक यहाँ पे चीज़ और बच रही तो उसको हम करा देते हैं। आइसोपाइकनिक रेखा, आप इसको नोट कर लीजिए। हम आपको बता दे रहे हैं कि समान जनसंख्या वाले घनत्व को मिलाने वाली रेखा आइसोपाइकनिक रेखा कहलाती है। समान जनसंख्या घनत्व को मिलाने वाली जो रेखा है वो आइसोपाइकनिक रेखा कहलाती है। मान लीजिए कि आप किसी शहर में हैं, मुंबई में है, लखनऊ में है, कानपुर में है, ये 3 शहर हैं। या मान लीजिए कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली,
ये 4 शहर हैं। यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है वो सेम है, तो इन चारों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होगी वही आइसोपाइकनिक रेखा कहलाएगी। तो ये हमारा हो गया कुछ जो प्रमुख रेखाएं थी जो कि परीक्षा में, काल्पनिक रेखाएं जो कि परीक्षा में पूछ लेता है, वो हमारी हो गई हैं। अब यहाँ से कुछ मीटर हैं, कुछ तापमापी मीटर हैं, तो ये परीक्षा में पूछ लेता है, तो इसको हम देख लेते हैं। हम पहले यहाँ पे रेन गेज की बात करेंगे। तो रेन गेज क्या होता है? रेन गेज जो होता है, जो वर्षा कितने सेंटीमीटर हुई उसको मापने का एक यंत्र होता है, कुछ नहीं होता है। ये रेन गेज आपको समझना है। तो वर्षा मापी यंत्र है, हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं, वर्षा मापी यंत्र है। एक विशेष प्रकार का बर्तन होता है जिसे कि खुले आसमान में रखा जाता है, ठीक है, खुले आसमान में रखा जाता है। जब बारिश होती है तो एक इसकी जो लंबाई चौड़ाई वो एक निश्चित की जाती है। तो यहाँ पे जब पानी बरसेगा तो यहाँ पे भर जाएगा पानी, आप सभी को पता है, और इसमें मीटर से माप लिया जाता है कि पिछले इतनी देर बारिश हुई और इतने इस पे पानी भरा, तो इसी से नाप लिया जाता है कि कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई। तो सिंपल सी बात है कि रेन गेज वर्षा मापी यंत्र है। किस प्रकार से वर्षा मापी जाती है ये आपको है, प्रति घंटे कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई। अक्सर आप देते होंगे जहाँ बादल फटता है वहाँ 300 सेंटीमीटर प्रति घंटे से अधिक की वर्षा होती है। तो यही चीज़ है, ये बर्तन वर्षा के मापने के लिए होता है। तो ये आपका रेन गेज हो गया है। तो रेन गेज आप समझ गए होंगे उम्मीद है। अब एक चीज़ और है, बैरोमीटर। बैरोमीटर का क्या काम है आप सभी को पता होगा। बैरोमीटर का काम है एयर प्रेशर, वायु दाब को मापना, वायु दाब मापी यंत्र। तो रेन गेज हो गया, बैरोमीटर हो गया। बैरोमीटर वायु के जो एयर प्रेशर है उसको मापने वाला है। अल्टीमीटर क्या है, या अल्टीमीटर भी इसे कहते हैं। अल्टीमीटर क्या है, परीक्षा में पूछ लेता है अल्टीमीटर क्या है। तो इसको वायुयान में के अंदर की बात कर रहे हैं। वायुयान में जो है 2 काम ये करता है, एक तो एयर प्रेशर मापता है, वायु दाब तथा ऊंचाई मापता है, तो ये आपका अल्टीमीटर हो गया। रेन गेज हो गया, बैरोमीटर हो गया, अल्टीमीटर हो गया। तो एक और होता है विंडवेन। विंडवेन ने ही इसकी खोज की थी। तो विंडवेन जो होता है, विंड से आप समझ गए होंगे, विंडवेन कुछ नहीं है, वायु की दिशा है, किस दिशा से वायु बह रही है या चल रही है, ये है। तो वायु दिशा मापी यंत्र, वायु दिशा मापी यंत्र। अब एक और होता है इसी वायु से संबंधित, एनोमीटर। क्या होता है, क्या होता है, एनोमोमीटर। एनोमोमीटर का क्या काम है, एनोमोमीटर जो है वायु की गति को मापता है। क्या मापता है, वायु की गति। तो ये हमारे कुछ जो महत्वपूर्ण जो मापक हैं, जैसे रेन गेज हो गया परीक्षा में पूछता है, बैरोमीटर परीक्षा में पूछ लेता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक है ओक्टास मापनी, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए हम आपको करा दे रहे हैं। ओक्टास मापनी, ये ओक्टास मापनी जो है मेघाच्छादन की मात्रा को मापता है। क्या मापता है, मेघाच्छन, यानी कि जहाँ पे कहाँ पे कितने मेघ हैं
या कितनी मात्रा में है उसको मापता है। तो मेगा छादन को मापता है। तो ये कुछ प्रमुख यंत्र हो गए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने विश्व के भूगोल में जियोग्राफी का अर्थ फादर ऑफ जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी यानी कि भारत में मानचित्र से संबंधित भी कुछ चीज़ें, प्रमुख जो रेखाएं हैं, समदाब रेखाएं हैं, और कुछ प्रमुख यंत्र जो हो गए जो कि परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से आप अगर पूरी चीज़ें कवर कर लेंगे तो कम से कम एक परीक्षा में एक प्रश्न तो आपको बन जाता है, क्योंकि ये मीटर और जो रेखाओं हैं यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो इसको आप पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से 1 नंबर आपका लगभग फिक्स हो जाएगा। तो ये हमारे विश्व का भूगोल का एक सामान्य परिचय हो गया है। अगली वीडियो में हम जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से शुरुआत करेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति करेंगे, उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करेंगे, उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करेंगे। इस प्रकार से हम एक एक वीडियो करके चीज़ों को कवर अप करते चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।